जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिटी की कक्षाएं कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। और उस क्लास के अंतर्गत हमने जाना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आवश्यक क्यों हैं। साथ ही साथ किस देश के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं हमारे जीपीएसपी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। क्या बताता है आर्टिकल 36? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनके की पॉइंट्स का स्टडी करेंगे, क्योंकि वैसे तो 395 आर्टिकल्स हैं। सारे आर्टिकल्स हम पढ़ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो अगर आर्टिकल 36 की बात करें तो याद रखेंगे, यहाँ राज्य को परिभाषित किया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है, राज्य को परिभाषित किया गया है। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की क्लास ली होंगी तब आप यहाँ पर कोरिलेट कर रहे होंगे। आर्टिकल 36 भी राज्य को परिभाषित कर रहा है, जबकि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 36 में राज्य क्या होगा? आर्टिकल 36 में राज्य वही होगा जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में हमने राज्य को कैसे परिभाषित किया, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। और कहा गया है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य वही होगा जो भाग 3 में आर्टिकल 12 के अंतर्गत बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 में राज्य की क्या परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग। देखिए, जब मैं आर्टिकल 12 आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, ये चारों तत्व राज्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं भारत सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँगा तो वहाँ इनडायरेक्ट राज्य शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कहीं पर संसद की जगह मैं राज्य शब्द का इस्तेमाल कर लूँगा तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 4 ऑप्शन तो आपको दिए होंगे, 3 ऑप्शन होंगे जो होंगे, और एक ऑप्शन कौन सा होगा जो राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो नहीं कौन सा होगा? जो नहीं होगा वही राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो हम इन सारे तत्वों को राज्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अगर कोई कहेगा भारत सरकार तो वो राज्य के अंतर्गत आती है, संसद राज्य के अंतर्गत आती है। आपने सुना होगा पॉलिटी में अगर कोई भी व्यक्ति राज्य शब्द इस्तेमाल करता है तो उसे राष्ट्र के अनुसार ही माना जाता है, राष्ट्र के अनुरूप ही माना जाता है, अगर मिस्टेक से कोई राष्ट्र की जगह राज्य शब्द का इस्तेमाल करता है। तो आर्टिकल 12 में हमने राज्य में क्या परिभाषा पढ़ी थी आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की, कि राज्य के अंतर्गत क्या आएगी? भारत सरकार आएगी, संसद आएगी, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा आएगी, राज्य सरकार आएगी, और राज्य के विधानमंडल जो है राज्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 36 और 37 जो है हमने पढ़ लिए हैं, 37 को भी हम पढ़ रहे होंगे, 36 हमने आर्टिकल पढ़ लिया है। तो आर्टिकल 36 और 12 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो आर्टिकल 12 में है फंडामेंटल राइट्स में, वही आर्टिकल 36 में जो है डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित है। एक बार सवाल पूछा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब आप क्लास को ले रहे होंगे। तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द का जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में मिलता है? ऑप्शन ए है, आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में। ऑप्शन बी क्या है? डीपीएसपी में।
ऑप्शन सी है दोनों में, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों में, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी में भी जो है राज्य शब्द का सही परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दे रहे होंगे। मैंने पूछा है राज्य शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत किया है। पहला है फंडामेंटल राइट में परिभाषित किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है, दोनों में किया गया है, इनमें से किसी में नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर हम चर्चा करते हैं, जो है हमारा आर्टिकल 37। क्या कहता है आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, वह राज्य के कर्तव्य होंगे। जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे, प्रकृति पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। तो जब प्रकृति हमने पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य होंगे। जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था तब फंडामेंटल राइट्स के में ना रखकर डीपीएसपी में हमने कुछ नियमों को रखा। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार के पास संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, और कहा गया था जैसे जैसे सरकार के पास संसाधनों की प्राप्ति होती जाएगी, संसाधन सरकार के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी कानून या जितनी भी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं उन्हें सरकार फंडामेंटल राइट्स में सम्मिलित करती रहेगी या जोड़ती रहेगी। समय समय पर सरकार क्या करती है, डीपीएसपी को एफआर के अंतर्गत संशोधन करके जोड़ देती है। ठीक है, कब करेगी? जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे। तो इसलिए ही इन्हें न्यायालय में परिवर्तन या न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं, जरूरी नहीं है राज्य इन्हें पूरा करे। राज्य चाहे तो इन्हें पूरा करेगा, नहीं चाहेगा तो इन्हें पूरा नहीं करेगा। तो इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 37 यही परिभाषित करता है। सवाल पूछा गया था डीपीएसपी की प्रकृति का उल्लेख, डीपीएसपी की प्रकृति का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? तो आप सभी लोग बताएंगे डीपीएसपी की प्रकृति का उल्लेख आर्टिकल 37 के अंतर्गत मिलता है। तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 आपको अच्छे से याद रखना है। 37 प्रकृति को बता रहा है, 36 राज्य की परिभाषा तो को बता रहा है। तो आज सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को हमारी जरूर शेयर करें। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए हमने आर्टिकल 36 पढ़ा, आर्टिकल 37 पढ़ा, आर्टिकल 38 को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। हम वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं। और हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 39। क्या कहता है राज्य? जो आर्टिकल 39 है डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल जो 39 है क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। तो याद रखिए आर्टिकल 39 के अंतर्गत राज्य द्वारा पालन करने के लिए कुछ नीति के तत्वों को निर्धारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के लिए कुछ तत्व दिए हैं जिन्हें राज्य क्या करेगा, पालन करेगा, या राज्य का पालन करना उसका कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि कुछ जो तत्व निर्धारित किए गए आर्टिकल 39 के अंतर्गत उनका पालन करेगा। जिसमें पहला तत्व है आर्टिकल 39A के अंतर्गत राज्य महिलाओं तथा पुरुषों के लिए जीविका उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्यों? जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं जीविका उपलब्ध कराने के लिए। तो 39A क्या कह रहा है? राज्य महिलाओं तथा पुरुषों के लिए जीविका को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। ये राज्य का पहला कर्तव्य है जो आर्टिकल 39A के अंतर्गत सम्मिलित है, इंपोर्टेंट है। एक बार डीपली सवाल पूछा गया था यह कि राज्य का किस आर्टिकल के अंतर्गत यह कर्तव्य होगा कि वो महिलाओं तथा पुरुषों के लिए जीविका उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, तब वहां आंसर क्या होगा सही आपका? आर्टिकल 39। फिर नेक्स्ट क्या है तत्व? नेक्स्ट आर्टिकल 39B भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेगा। सरकार क्या करेगी? जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका समान वितरण करेगी, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब लोगों के पास समानताएं होंगी। किस प्रकार की समानताएं? जैसे आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समानताएं हैं जब समाज में होंगी तो वही कहलाता है भौतिक संसाधनों का समान वितरण। ना तो कोई ज़्यादा बहुत गरीब होगा, ना बहुत ज़्यादा अमीर होगा। जो धन का संसाधन है वो लगभग समान मात्रा में होगा। किसी भी क्षेत्र में जो समान मात्रा में वितरण किया जाएगा वही कहलाता है भौतिक संसाधन जितने भी होते हैं उनका समान वितरण। तो भौतिक संसाधनों का समान वितरण राज्य करेगा। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत उसका कर्तव्य है? तो इसका भी आर्टिकल 39 जो है सही आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 39D। ठीक है, आर्टिकल 39D की अगर हम बात करें
तो पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख आर्टिकल 39D के अंतर्गत मिलता है। याद रखेंगे, समान कार्य का समान वेतन। एक किसी भी स्थान पर पुरुष या महिला अगर कार्य करती है, अगर उनका कार्य जो है समान है, समान कार्य है, तो उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। उसका उल्लेख आर्टिकल 39 के अंतर्गत है। डेट मीन्स राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो नागरिकों और महिलाओं के लिए, डेट मीन्स पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी में। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 39। और एक बार पूछा गया था किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप बता देंगे 39। लेकिन एक बार पूछा गया था 39A के अंतर्गत है, 39B के, तो वहां आप बताएंगे 39D के अंतर्गत। 39D के अंतर्गत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख मिलता है। तो ये जो 3 आर्टिकल हमने पढ़े, डेट मीन्स 39 के अंतर्गत 3 हम सब आर्टिकल्स जो हमने पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो एक हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 39A के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है इसे, ये मूल संविधान में नहीं था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ये जितने भी हमने पढ़े मूल संविधान के अंतर्गत थे, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। इसे बाद में जोड़ा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है 39A के अंतर्गत ही समान न्याय और विधिक सहायता का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने कौन सा अधिकार जोड़ दिया है डीपीएसपी में? समान न्याय और विधिक सहायता का अधिकार हमें प्राप्त है। किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी के अंतर्गत है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों को समान न्याय और विधिक सहायता का अधिकार प्रदान करे। अगर कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता लेने में सक्षम नहीं है, तो राज्य के द्वारा उसे विधिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। मूल संविधान में नहीं थी, मूल में नहीं था, वर्तमान संविधान में ये है। कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। तो आर्टिकल जो 39 है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44। डीपीएसपी से 3 आर्टिकल आपको जरूर याद रखने हैं। कोई भी आर्टिकल अगर आपको याद नहीं हो, लेकिन ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजारों बार ये सवाल पूछा गया है कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आप बताएंगे ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है आर्टिकल 40। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह भारत में ग्राम पंचायतों का गठन करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। ग्राम पंचायत में होता क्या है? जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसका विकेंद्रीकरण ही तो किया जाता है। तो यही राज्य का कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया आर्टिकल 40 से। यद्यपि आपको पता होगा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यताएं मिल गई हैं। किस संविधान के संशोधन से? तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। लेकिन जब संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, डेट मीन्स 73वें संविधान संशोधन से पहले ये किस आर्टिकल में सम्मिलित थी? तो आप कहेंगे आर्टिकल 40 के अंतर्गत। जब इन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई, तब भी ये राज्य में डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित थी, आर्टिकल 40 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। शक्ति का विकेंद्रीकरण करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। पहले सवाल हमसे कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है? पहला होगा भाग 3 के अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत, भाग 1 के अंतर्गत या भाग 2 के अंतर्गत। तो आप वहां आंसर लगा देंगे। दूसरा हमसे पूछा जाएगा किसके अंतर्गत है? तो हो सकता है पूछेगा मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल कर्तव्य के अंतर्गत या डीपीएसपी में। तो आप बताएंगे डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। फिर हमसे पूछ सकता है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है? आर्टिकल 40 के अंतर्गत। फिर हमसे पूछ सकता है कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हमें संवैधानिक मान्यता इन्हें मिली थी? तो याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान
की गई थी। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो आर्टिकल 40 आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि काम पाने का जो अधिकार है किस आर्टिकल के अंतर्गत है डीपीएसपी में, तो आप बताएंगे 41 आर्टिकल के अंतर्गत काम पाने का अधिकार है, शिक्षा के पाने का अधिकार कुछ दशाओं में, और लोक सहायता का। मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर उसके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो सरकार का कर्तव्य होगा कि उसे शिक्षा की प्राप्ति हो या काम की प्राप्ति हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असहज है, काम नहीं कर सकता है या काम कहीं उसे नहीं मिलता है और कुछ स्पेशल दशाएं हैं, उन दशाओं के अंतर्गत उसे काम पाने का भी अधिकार होगा। लोक सहायता, कोई बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, बेकाया, बीमार या दिव्यांग व्यक्ति है, उसके लिए लोक सहायता, जैसे पेंशन एक प्रकार से लोक सहायता ही तो होती है। जो वृद्धजन हैं वो भाई ड्यूटी तो कर नहीं सकते ना, 80 साल के हो गए हैं या 82 साल के, और उनके पास सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है तो कमा खुद रहे नहीं, जमीन उन पे है नहीं, तो सरकार उन्हें क्या देती है, लोक सहायता प्रदान करती है। पेंशन चलती है, आपने देखा होगा 60 साल की एक पेंशन चलती है, 60 साल के बाद आपको मिलेगी। तो सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वही कहलाती है लोक सहायता। तो कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का अधिकार। अब कैसे मैं इसको बताऊं, आप समझिए इस आर्टिकल को। क्या कह रहा है आर्टिकल हमारा, कह रहा है काम की न्याय और न्याय संगत और मानवोचित, मानव के लिए जो उचित दशाएं होंगी, इसका मतलब जहां भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जहां भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां उसके लिए उचित दशाओं को उपलब्ध कराना, उचित दशाओं को उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना राज्य का उद्देश्य होगा। कहीं भी जोखिम भरे स्थान पर कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो राज्य का यह दायित्व है कि उसके लिए उचित दशाएं प्राप्त हों। इसके लिए आप देखते होंगे राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर कानून बनाए जाते हैं जिससे मानव के लिए उचित दशाएं प्राप्त हों। जहां वो क्या करता है, कार्य करता है, तो कार्य के लिए उचित दशाओं को उपलब्ध कराना। साथ ही साथ प्रसूति सहायता। अब प्रसूति सहायता कैसे मिलती है, आप सभी लोग देखते होंगे, इसमें लीव की प्राप्ति होती है, जो मैटरनल लीव मिलता है, मतलब कोई भी माँ बनती है अगर महिला तो उसे अवकाश प्रदान किया जाता है, कार्य से अवकाश प्रदान किया जाता है। मैटरनल लीव जिसे हम कहते हैं वो इसी के अंतर्गत मिलता है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रसूति सहायता का क्या किया जाए, वो प्रसूति सहायता प्रदान करे और मानव के लिए उचित दशाएं निर्धारित करे जहां पर वो कार्य करता है। तो मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का नियम आर्टिकल 42 के अंतर्गत आपको मिलता है और राज्य का यह क्या होगा, कर्तव्य होगा, याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कर्मकारों की निर्वहन मजदूरी। कर्मकारों की निर्वहन मजदूरी का मतलब हुआ जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है। ये टर्मोलॉजी तो हमारी संवैधानिक है, यहाँ आप सरल भाषा में समझिए कि जो मजदूर हैं उनके निर्वहन के लिए मजदूरी प्राप्त हो, इसका मतलब उनके लिए उचित मजदूरी प्रदान की जाए, यह राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। उनके कार्य के लिए उचित दशाएं प्रदान की जाएं, यह भी राज्य का कर्तव्य, हम पढ़ चुके हैं। उचित दशाएं प्रदान की जाएं तथा कार्य का समय प्रदान, कार्य का निश्चित समय हो, कार्य का निश्चित समय हो। साथ ही साथ उन्हें भी साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए जिससे वो अपने अवकाश, ठीक है। तो कर्मकारों की निर्वहन मजदूरी का अगर हम शाब्दिक भाषा में, सरल भाषा में अंतर समझे तो जो मजदूर होते हैं उनके लिए उचित मजदूरी प्रदान की जाए, उचित दशाएं जहां वो कार्य करते हैं उनके लिए प्रदान की जाए। कार्य का निश्चित समय, मतलब एक निश्चित समय तक कार्य करें, ऐसा नहीं कि लगातार 24 घंटे कार्य कराया जा रहा है, लगातार 10 दिनों तक उनसे कार्य कराया जा रहा है। एक निश्चित समय होगा कि आप 8 बजे जाएंगे और 6 बजे आएंगे, तो ये एक निश्चित समय अवधि है, यह निर्धारित करवाना भी राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही साथ जो वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए अवकाश प्रदान करवाना,
साप्ताहिक अवकाश आप देखते हो कहीं कहीं संडे कहीं मंडे जो अवकाश होता है, जिससे कि जो उनका बोझ है काम का वो उन पर कम रहे, ये उपलब्ध कराना। और उचित मजदूरी, जो वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उचित मजदूरी का पेमेंट, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई भी मजदूरी करता हूँ, 8 बजे जाता हूँ 6 बजे आता हूँ, तो मुझे पर डे उसके 500 रुपये मिलते हैं। तो यही क्या हो जाएगी, उचित मजदूरी हो जाएगी। 500 रुपये जो हैं वो उचित मजदूरी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। तो आर्टिकल 43 यही कहता है कि उचित मजदूरी मिले जो मजदूर हैं, उनके कार्य के लिए उचित दशाएं हों, साथ ही साथ निश्चित समय अवधि निर्धारित हो कि इस समय से इस समय तक वो कार्य कर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लगातार 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं या उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिली। काम तो वो 8 बजे 6 बजे तक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 50 रुपये दिए जा रहे हैं, तो वो कोई उचित मजदूरी थोड़ी हो गई। उचित मजदूरी एक निर्धारित की जाएगी, यही आर्टिकल 43 है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, और मैं इस आर्टिकल को आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको जो आर्टिकल अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें से याद रखना है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 39, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। किससे? राज्य की नीति निदेशक तत्वों से। तो जो आर्टिकल 44 है वो क्या कहता है, राज्य को समान नागरिक संहिता का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करेगा या प्रयत्न करना चाहिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है। किसकी बात कही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के निर्माण की बात की गई है। जो राज्य के नागरिक होंगे उनके लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करना राज्य का प्रयत्न, वो राज्य का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 44 के अंतर्गत। तो पहला सवाल, संविधान में किसके अंतर्गत राज्य जो समान नागरिक संहिता है उसका उल्लेख मिलता है? मैं आपसे पूछूंगा भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 1, तो आप आराम से आंसर दे रहे होंगे। अगर मैं ही पूछता हूँ किसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है, मूल अधिकारों के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, तब भी आप आराम से आंसर दे रहे होंगे। या मैं आपसे पूछूंगा किस आर्टिकल के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, तो वहां 4 आर्टिकल मैं आपको दूंगा, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 44। तो आप वहाँ आंसर क्या दे रहे होंगे? वहाँ आप आंसर दे रहे होंगे 44, जो बिल्कुल आपका सही होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख आर्टिकल 44 में मिला है। यहाँ आपको याद रखना है, देखिए अगर हम कानूनों की बात करें तो मुकदमों की बात करें तो मुकदमे हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। फौजदारी या मामले होते हैं फौजदारी मामले, और दीवानी मामले। ठीक है, तो फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जहां मर्डर वगैरह करते हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो इसी पर तो इसके लिए तो सभी के लिए समान कानून हैं, सभी के लिए समान कानून फौजदारी मामलों में। लेकिन याद रखेंगे जो दीवानी मामले होते हैं इनमें सभी के लिए समान कानून नहीं है, सभी के लिए समान कानून नहीं है। जैसे अगर हम बात करें विवाह की, विवाह संबंधी कानून, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, इसमें सभी धर्मों में अलग अलग मतलब सभी धर्मों में समानता नहीं होती है, विसमानताएं पाई जाती हैं, समानता नहीं है। तो फौजदारी मामलों में तो समान है सभी के लिए कानून। अगर आप मर्डर करते हैं तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आप पर समान प्रोसीजर चलाया जाएगा। लेकिन विवाह संबंधी मामले होंगे तो आप सभी जानते हैं मुस्लिमों में विवाह के अलग नियम हैं, हिंदुओं में विवाह का जो है अलग नियम है। वहाँ शरीयत नियम के अनुसार, जो मुस्लिमों में शरीयत नियम के अनुसार कार्य किया जाता है, जबकि यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर कार्य किया जाता है। तो इन्हीं दोनों में समानता स्थापना करना मतलब या इसमें भी नियम समान हो, इसमें भी नियम, दैट मीन्स विवाह के नियम भी हिंदू मुस्लिम में समान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी में समान होंगे। उत्तराधिकार के नियम भी जो सभी में समान होंगे। अगर ऐसा कहीं भी हो जाता है, किसी भी राज्य के अंतर्गत हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? समान नागरिक संहिता वाला राज्य कहलाएगा या देश कहलाएगा। या किसी देश में होता है तो देश, और राज्य में होता है तो राज्य। तो इन दोनों में अगर समानता हो जाए तो यहाँ तो समान है, लेकिन भारत यहाँ समान नहीं है। तो याद रखिए, पूरे भारत में अगर आपसे पूछा जाए समान नागरिक संहिता लागू है, तो आप वहाँ बताएंगे भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। समझ गए? भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है।
लेकिन डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करे। याद रखेंगे, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा राज्य में लागू है। तो भारत का एकमात्र राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो कौन सा है? गोवा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो आप कहेंगे भारत में एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। क्यों गोवा में लागू है? याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है क्यों का जवाब, तो आप याद रखेंगे कि जब भारत ने गोवा पर 1961 में भारत में शामिल किया था, या तो राज्य में 1961 में गोवा को शामिल किया था, तब से ही वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो आप समझ रहे होंगे, हमने जहां, जैसे कि गोवा में क्या था, आप सभी जानते हैं पुर्तगालियों तक कब्जा था 1960 तक। 1961 में भारत ने आधिपत्य किया है गोवा पर, और जो गोवा में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो पुर्तगालियों के समय से ही लागू था। भारत सरकार ने जब उस पर कब्जा किया 1961 में, तो इस कानून को वैसे ही चलने दिया, उसमें जोड़ा नहीं है। ये पहले से ही गोवा में लागू था पुर्तगालियों के समय से। तो आपसे पूछेगा क्यों लागू, तो आप कहेंगे जब हमने 1961 में गोवा पर कब्जा किया था, तब ही से क्या है, पहले से ही गोवा में क्या था, पुर्तगालियों के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू थी। भारत ने उसी कानून को कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो गोवा में एकमात्र राज्य है जहां क्या लागू है, तो समान नागरिक संहिता लागू है। याद रखेंगे, सबसे पहले अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात किस बाद में कही गई, आपसे पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे 1985 में शाहबानोबाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समान नागरिक संहिता निर्माण के लिए निर्देश जारी किए थे। क्यों किए थे? जब हम साहिबानोबाद पढ़ रहे होंगे डिटेल में, तो आप जानेंगे। देखिए, एक हमारा जो एग्जाम है वनडे एग्जाम है, तो आप साहिबानोबाद में क्या कहा गया ये हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। बस इंपोर्टेंट क्या है कि किसके अंतर्गत, किस बात के अंतर्गत सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई। तो आप याद रखेंगे 1985 में एक साहिबानोबाद आया था, ये मुस्लिम महिला थी। इसी बात के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को समान नागरिक संहिता निर्माण के लिए निर्देश जारी किए थे कि समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, इस बाद में क्या था, इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया था, इनके 5 बच्चे थे, तो इन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ये गुजारा भत्ता जो है इन्हें देना होगा। ठीक है, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की बात की थी, सभी के लिए समान नागरिक संहिता हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जबकि आप जानते हैं, अगर मुस्लिम में बात करें तो यहाँ गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता, यहाँ मेहर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। आप यहाँ से साबानोबाद, जब हम कभी बड़े एग्जाम में या किसी डिटेल एनालिसिस वाले एग्जाम की बात कर रहे होंगे, तब वहाँ साहिबानोबाद पर भी चर्चा करेंगे डिटेल में। यहाँ पे याद रखना है एकमात्र राज्य, तो वो गोवा होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, और इंपोर्टेंट है ये भी, आर्टिकल 45। ठीक है, इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी आपसे आर्टिकल के बारे में, तो पीछे जब हम चल रहे हैं एक बार जाएंगे तो ठीक है। तो आप आर्टिकल 45 पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम एक बार रिवीजन करेंगे, तब आपको बताऊंगा मैं। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख डीपीएसपी में किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत है। किसमें है? डीपीएसपी में ये सम्मिलित है। ठीक है, जब ये मूल संविधान में था, तो आप याद रखेंगे मूल संविधान में जो शिक्षा का उल्लेख था वो 6 से 14 वर्ष के लिए किया गया था। डेट मीन्स आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में मूल संविधान में जो बात की गई थी, वो आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के लिए की गई थी, कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, जिसे आप याद रखेंगे, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। इसका मतलब पहले आर्टिकल 45 में जो बात की गई थी, वर्तमान में वो हमारे किस में
सम्मिलित है, वर्तमान में वो हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका मतलब 45 आर्टिकल अब खत्म हो गया? तो आप कहेंगे नहीं, आर्टिकल 45 समाप्त नहीं हुआ है। पहले आर्टिकल 45 में किसकी बात की गई थी? राज्य का कर्तव्य क्या होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क तथा विधिक सहायता प्रदान करेगा। जैसे ही इसे मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया, जैसे ही इसे मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया, वैसे ही इसमें 6 से 14 वर्ष हटाकर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, जिसमें लिखा भी है कि आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित करके 0 से 6 वर्ष सम्मिलित कर दिया गया। जबकि पहले क्या था? पहले था 6 से 14 वर्ष। तो याद रखेंगे, इसकी विषय वस्तु में परिवर्तित कर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 6 से 14 वर्ष कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो आप कहेंगे ये वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार हम आर्टिकल 40 को जब पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और ये याद रखिए, महात्मा गांधी के विचारों की अभिव्यक्ति, महात्मा गांधी के विचारों की अभिव्यक्ति आर्टिकल 40 में मिलती है। क्योंकि ग्राम पंचायतें किससे रिलेटेड हैं? गांव से रिलेटेड हैं। और महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध आपने जो वक्तव्य है वो सुना होगा कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। ठीक है, तो ये भी ग्राम पंचायतें किससे संबंधित है? गांव में ही जो पंचायत होती है उन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायतों का जब विकास होगा, निर्माण होगा, तो उससे गांव का विकास होगा। और जब गांव का विकास होगा तो भारत देश का विकास होगा। ऐसे हमारे महात्मा जी का, गांधी जी का मानना था। और वास्तव में भी भारत की जो आत्मा है वो गाँव में ही निवास करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। आर्टिकल 40 में गांधी जी की अभिव्यक्ति आपको दिखाई देती है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले बात की थी आर्टिकल 36 के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने जाना राज्य की परिभाषा के बारे में, और फिर साथ ही साथ जो डीपीएसपी हैं उसकी प्रकृति के बारे में जाना। फिर नेक्स्ट हमने आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के अंतर्गत है, इस स्लाइड के अंतर्गत जाना था। और नेक्स्ट हमने बात की थी आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के बारे में, किस संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जब 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले भी जो ग्राम पंचायतें, इनका उल्लेख आर्टिकल 40 के अंतर्गत हमें मिलता है। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग नेक्स्ट जो बात की थी वो की थी मजदूरी से रिलेटेड, कि मजदूरी जो मजदूर करते हैं उनके लिए उचित मजदूरी उपलब्ध कराना। ठीक है, उनके लिए उचित दशाएं उपलब्ध कराना, निश्चित समय निर्धारित करना, ये सारी चीज़ें राज्य का कर्तव्य होगा। और लास्ट में हमने आपको बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा में लागू है। तो आपसे पूछेगा गोवा में ही क्यों लागू है, पूरे भारत में और कहीं लागू क्यों नहीं है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया गोवा में इसलिए लागू है कि 1961 तक तो वहाँ पुर्तगालियों ने राज्य किया था। 1961 में जब हमने इस पर आधिपत्य किया तो गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पुर्तगालियों के समय से ही लागू था। राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया, उस कानून को कंटिन्यू किया है। ऐसा नहीं उसमें बाद में बनाया था ये कानून, इसलिए गोवा में पहले से ही लागू था, उसी को कंटिन्यू किया गया है। भारत में बिल्कुल राज्य का कर्तव्य है और राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो समान नागरिक संहिता कानून बनाए, और होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो दीवानी मामले हों चाहे वो फौजदारी मामले हों, दोनों में सभी के लिए समान कानून हो। यही राज्य की क्या थी, डीपीएसपी कल्पना थी, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। लास्ट में हमने पढ़ा आर्टिकल 45 जो शिक्षा से रिलेटेड था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड था, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड था। जिसके अंतर्गत कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो क्या करेगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का कर्तव्य था, जिसे मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष का जो शब्द है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। इसका मतलब 6 से 14 वर्ष जो राज्य का कर्तव्य था उसने वो मौलिक अधिकार बना दिया है। अब आपका वो मौलिक अधिकार है, अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है और आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, जबकि पहले न्यायालय नहीं जा सकते थे। फिर मैंने आपको बताया कि क्या आर्टिकल 45 खत्म हो गया, क्योंकि भाई 6 से 14 वर्ष जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो तो फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 21 से में। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 45 समाप्त नहीं हुआ है, इसकी विषय वस्तु में परिवर्तन कर दिया गया। डेट मीन्स पहले 6 से 14 वर्ष शब्द इस्तेमाल होता था, अब क्या कर दिया गया, 0 से 6 वर्ष शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है कि राज्य का कर्तव्य होगा 0 से 6 वर्ष तक
शिक्षा उपलब्ध कराए आपको, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, और 6 से 14 वर्ष तो आपकी मौलिक अधिकार है ही है। तो आप 14 वर्ष तक की जो शिक्षा का आपके पास अधिकार है, 0 से 6 आपको डीपीएसपी में प्राप्त है और 6 से 14 वर्ष फंडामेंटल राइट्स में प्राप्त है। तो लास्ट में फिर हमने कहा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचे हैं डीपीएसपी से रिलेटेड उन पर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गृह पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, और हमारा जो लाइव मॉक टेस्ट है इसके बारे में आपको सूचित कर दूं। देखिए वैसे हमारे लगातार शाम को जो है मॉक टेस्ट आपको मिलते होंगे, जीएस के, कभी हिंदी के। उन टेस्ट की जो क्लासेस होती हैं उन्हें भी आप जरूर लिया करें, जिससे आप अपनी तैयारी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पॉलिटी के मॉक टेस्ट के बारे में, तो हमारा लाइव मॉक टेस्ट होता है एवरी फ्राइडे। ठीक है, हर शुक्रवार को इवनिंग में हमारा एक मॉक टेस्ट होता है जो लाइव होता है, इसे ज़रूर देखें आप सभी लोग। ठीक है, अपनी तैयारी को जानें। साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे तो पॉलिटी के बारे में आपको बेसिक जानकारी पूरी पॉलिटी के बारे में आपको मिल जाएगी। तो इस मॉक टेस्ट को आपको ज़रूर लेना है, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।